एवरीवन, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पे मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट विकेट। मेरे साथ होते हैं कराची से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिनका नाम है अली असद। आज हमारे साथ जो है शो में मौजूद है पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की फास्टेस्ट बॉलर, और इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफी अच्छे अरसे तक सर्व किया है, और जितने अरसे तक भी सर्व किया अपना नाम बनाए रखा और लोगों को बताए रखा कि किस तरह से डोमिनेशन के साथ लड़कियां भी इस फील्ड में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अपना नाम बना सकते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने सबसे पहले क्रिकेट का आगाज कहाँ से किया। महा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिकेट जो ऑब्वियसली एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है, इसमें लड़कियों का नाम बनाना ज्यादातर यही देखा जाता है, यूजुअली मुश्किल रहता है। लेकिन जिस तरह से आपने अपना नाम बनाया, फास्टेस्ट बॉलर का आपको लेबल मिला, विच इज नॉट इजी फॉर गर्ल्स स्पेशली, तो उस तरह से पेस को मेंटेन करना, ये सवाल तो हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि आपको क्रिकेट का शौक कैसे हुआ। एक होता है ना कि शौक हुआ, किसी चीज ने आपको, किसी मैच देखा तो भाई क्रिकेट से प्यार हो गया। तो आपके लिए आप ये स्टोरी किस तरह से रखेंगे हमारे सामने। देखिए, जहाँ तक क्रिकेट की बात है, मुझे शुरू से ही बचपन से ही शौक था, क्रिकेट का पैशन था हम्म। और बैकग्राउंड में मेरा थोड़ा क्रिकेटिंग ही था। मेरे अब्बू भी क्रिकेट खेलते थे, कज़न सारे खेलते थे, तो बस सबकी तरह मैंने भी टेप बॉल क्रिकेट से स्टार्ट किया था। लड़कों के साथ मैं खेलती थी गली में। फिर मुझे किसी ने बताया कि ज़हीर अब्बास क्रिकेट अकेडमी है। मैंने वहाँ से फर्स्ट टाइम हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलना स्टार्ट की थी। फिर जोनर्स खेले, उस तरह फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर डोमेस्टिक, फिर पाकिस्तान कैंप और स्टेप बाय स्टेप अंडर 19 खेला। और इस तरह से बस शौक बढ़ता गया। और एक ही चीज़ थी कि पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना है मुझे, और शुरू से यही था कि मुझे फास्टेस्ट बॉलर बनना है। तो वो उस प्रोसेस में मुझे पता नहीं चला कि कब ये लेबल मेरे साथ लग गया। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं महाम के, जाहिर सी बात है आपका पूरा नाम जो है वो महाम तारिक मक्सी है, और आपका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है बेसिकली अगर देखा जाए। तो मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है एशिया में लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं होता। अगर वो खुद भी चाहती हैं तो उनको बाज औकात ये होता है कि टैलेंट भी फुल होता है, ड्रीम्स भी फुलफिल करने का बड़ा शौक होता है, लेकिन उस तरह से फैमिली बैकग्राउंड से सपोर्ट नहीं मिलती लड़कियों को कि वो लड़कों में जाएं और खेलें और स्पेशली स्पोर्ट्स को ऑक्यूपाई करें अपने करियर के तौर पे या वैसे भी। आपके लिए चीजें कितनी ज्यादा मुश्किल थी, और अगर फैमिली में आपको किसने आपके पीठ पे हाथ रखा कि हाँ तुम अपना नाम बनाओ जाके इस पर्टिकुलर फील्ड में। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्टार्ट में सबकी सपोर्ट थी मुझे फैमिली की तरफ से। एज सच मुझ पे कोई प्रेशर नहीं था। हम्म। लेकिन जब क्रिकेट मैंने स्टार्ट की, प्रोफेशनली क्रिकेट मैंने खेलना शुरू की, तो ऑब्वियसली इट्स अ फुल टाइम जॉब। आपको 8-8 हम्म। 9-9 घंटे ग्राउंड में देने पड़ते हैं। बीइंग अ गर्ल इट वाज नेवर इजी, बट स्टिल मेरे सबसे जो बिगेस्ट सपोर्ट मेरी स्टार्टिंग जर्नी में रही है, वो मेरे फादर की रही है। एक टाइम आया था जहाँ पे थोड़ा क्लैश आ रहा था मेरी पढ़ाई को लेके और क्रिकेट को हम्म। लेके, क्योंकि ऑब्वियसली टूर्नामेंट्स आते हैं तो आपको ऑफ लेना पड़ता है। तो एट दैट टाइम इट वाजंट इजी, बट उसके बाद ग्रेजुअली जब इम्प्रूव किया मैंने और कैंप्स में मेरा नाम आया, फिर पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया, तो उसके बाद बाकी जो फैमिली थी वो भी काफ़ी सपोर्ट करने लग गई। लेकिन इनिशियली जो व्हेन आई वाज़ नथिंग, जब मैं अपने स्ट्रगलिंग वाले फेज़ में थी, जब कोशिश करी थी मैं खेलने की, तो उस पे हम्म। मेरे जो अब्बू हैं वो मेरे साथ रहे थे। उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया था और लाइक उनकी तरफ से पूरी सपोर्ट थी मुझे। जबरदस्त जबरदस्त। एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी होती है स्पेशली लड़कियों की, फीमेल क्रिकेटर्स हो, वो भी तब जब आप इतना नाम बना लो, इतना आउटशाइन कर दो आप सबको। और इस उस वक्त आपको ये फील होता है वाकई में कि यार अच्छा, मैंने जो पेरेंट्स ने मुझे एक टाइम पे सपोर्ट किया था उसको मैंने जाया नहीं होने दिया, मैंने उसको कैश दिया। अली, आप कोई अपनी तरफ से सवाल ऐड करना चाहेंगे। अच्छा ठीक है, माहम को तो मैं काफी टाइम से जानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ। माहम, शायद आपने मुझे एक दफा बात बताई थी कि आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो आपके खानदान वाले हैं, उनको मसलन एक सामने स्टैंड लेके खड़े हो गए थे कि हम अपनी बेटी का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, क्योंकि इख्तलाफात आते हैं, जाहिर सी बात है, कुछ होता है, ट्रेडिशनल बातें होती हैं, कल्चर कल्चर की होती हैं कि लड़कियां पैंट शर्ट पहन के लड़कों की तरह ग्राउंड में मत जाएं, पर्दादारी ना हो। तो क्या आपके साथ वाकई में इस तरह की सिचुएशन बनी थी कि वाकई में आपके फादर फादर ने डिफेंड किया आपको कि आप पैंट शर्ट भी पहने और प्रॉपर अंदाज से क्रिकेट भी खेलें? नहीं, जहाँ तक ड्रेसिंग कोड की बात है, मैं मेरी शुरू से ही इसी तरह की ड्रेसिंग थी कि मैं
ट्राउज़र पहनती थी, टी-शर्ट, वो नॉर्मल था फैमिली में, उस चीज़ को लेके कभी भी इतना प्रेशर नहीं था। बट एक टाइम आया था, वही वाली बात, जहाँ पे पढ़ाई और क्रिकेट को लेके काफ़ी क्लैश आ गया था, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर्स के टाइम पे टूर्नामेंट्स होते थे, कभी कोई कैंप लगता था, टूर्स पे जाना पड़ता था, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैंने हमेशा से क्रिकेट को प्रायोरिटी दी है। तो वो एक ऐसा टाइम था कि जहाँ पे थोड़ा अम्मी को होता था कि मैं क्रिकेट की जगह पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी रखूँ अपनी। लेकिन समहाउ वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि मेरे पास उस टाइम अपॉर्च्युनिटी थी पाकिस्तान खेलने की। हमारा कैंप लगना था एबटाबाद में। उसके बाद जब टीम ने ट्रैवल करना था ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वही डेट्स थी मेरे जो पेपर्स थे। एट दैट टाइम आई वाज़ हार्डली 16-17। तो वो 1 डेढ़ साल काफ़ी मुश्किल था, पढ़ाई और क्रिकेट को साथ-साथ लेके चलना था। तो वहाँ पे एक क्लैश आया था बिटवीन माय फैमिली एंड मी एंड माय फादर। तो वहाँ पे अब्बू की सपोर्ट थी, तो मैंने आगे कंटिन्यू किया, वरना काफ़ी मुश्किल हो गया था। चले, आज जब आपने गली क्रिकेट की स्टार्टिंग में बात की थी कि स्टार्ट किया टेप बॉल से लड़कों के साथ, अभी भी आप लड़कों में ट्रेनिंग अकेले में जाके करती हैं? वाहिद लड़की नेट पे होती हैं जो मोस्टली फास्ट बॉलिंग करती हुई दिखाई देती हैं। तो कितना मुश्किल होता था माहौल में? लड़के कोई छेड़खानी भी करते होंगे स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ सिचुएशन बनती थी आपके साथ कि तुम कहाँ आ गई खेलने क्रिकेट लड़कों में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को लेके आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ मेरे साथ। तो मैंने हमेशा अच्छे माहौल में क्रिकेट खेली, और जितने भी लड़कों के साथ मैंने क्रिकेट खेली है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहे हैं और सपोर्टिव रहे हैं। और जितने मुझे कोचेज़ मिले हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। लेकिन ये है कि वो अब थोड़ी बहुत छेड़खानी तो हर जगह होती है। जैसे आप मैच खेल रहे हो, तो आपको ऑडियंस देख रही है, तो किसी ने कुछ नारा लगा दिया कि लड़की खेल रही है, कोई कुछ हो गया। लेकिन वैसे कोई सीरियस इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ, और अभी भी मैं लड़कों में ही प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, मैं सीए ग्राउंड में प्रैक्टिस करती थी। वहाँ पे सारे लड़के होते थे, वाहिद मैं या एक आधा लड़की कोई और होती थी। तो उस प्रैक्टिस का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि डिफ़रेंस क्रिएट होता था जब मैं लड़कियों में जाती थी। तो मुझे बहुत ईज़ी लगती थी क्रिकेट, क्योंकि मैं ट्रेनिंग लड़कों में करती थी। तो अभी भी मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने से बेहतर प्लेयर्स के साथ खेलूँ, ताकि मेरा गेम इम्प्रूव हो। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा महाम, एक टाइम पे यू वर लेबल्ड एज़ द फास्टेस्ट एशियन बॉलर। तो मुझे ये बताएँ कि एक तो फीलिंग तो उस वक़्त अलग ही होगी कि आपको पूरी ये जिससे भी कहते हैं लॉट में से नॉमिनेट करके आपको एक लेबल दिया गया। उसके अलावा जो है फीलिंग ही अलग होगी कि यार अच्छा एक टाइम पे मैंने इसके बारे में ख्वाब देखा था और अब वो हकीकत में आपके साथ हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो लेबल आपको मिला पर्टिकुलरली ये आपको किस मैच में कब मिला? किस टीम के खिलाफ मिला? जो आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी एंड सडनली आपको एक तरह से लेबल मिल गया? बेसिकली जब मुझे ये लेबल मिलना स्टार्ट हुआ था, तो मुझे खुद भी नहीं आइडिया था कि ये लेबल मेरे साथ लग गया, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने खुद कभी भी अपने साथ ये लेबल नहीं लगाया कि मैं फास्टेस्ट बॉलर हूँ, या मैं तेज़ हूँ। इस तरह से मैंने कभी भी नहीं बोला। मेरी शुरू से कोशिश ये थी, मुझे फास्ट बॉलिंग करने का शौक था, तो मेरे लिए फास्ट बॉलर वही होता है जो तेज़ बॉल करता है। मीडियम अलग होता है, पेसर अलग होता है। तो शुरू से ही शोएब अख्तर, शॉन टेट, इनकी मैं बॉलिंग देखती थी, और मुझे यही था कि मैं फास्टेस्ट बॉलर बनूँ, मैं रिकॉर्ड ब्रेक करूँ। हुँ। तो पाकिस्तान में मेरा पेस सबसे ज़्यादा था। मैंने बाउंसर्स इंट्रोड्यूस की थी। उस टाइम इतना बाउंसर्स हुँ। मारने का कॉन्सेप्ट नहीं था, बैक इन 2012, 13, 14। तो मैंने बाउंसर्स इंट्रोड्यूस की थी, मैंने बाउंसर्स मारना शुरू किए ज़बरदस्त। थे। तो एक थोड़ा-सा अ, डर बैठ गया था कि भई ये बाउंसर भी मारती है, इसकी पेस भी हुँ। ज़्यादा है। और उस टाइम जब पाकिस्तान खेलने वाली थी, तो मैंने ऐसे स्पेल किए थे, तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे। बॉल तेज़ भी मेरा काफ़ी हो रहा था, एक रिदम अच्छा आया हुआ था। वो आप बोलते हैं ना हुँ। कि आप अपनी पीक पर होते हो, तो वो वैसा टाइम चल रहा था पाकिस्तान खेलने से पहले। तो इस तरह से वो लेबल लगा। फिर मैंने हेलमेट पे भी काफ़ी बॉलें मारी थी लड़कियों की, हमारे पिंडी में भी हुँ। मैचेस थे, फिर पाकिस्तान ओह! कैंप में भी। क्योंकि ऑब्वियसली जब उस टाइम टीम में आई वाज़ सिलेक्टेड एज़ अ 5th फास्ट बॉलर, और उस टाइम हुँ। काफ़ी सीनियर फास्ट बॉलर्स थे जो टीम के साथ काफ़ी टाइम से चल रहे थे, तो उनके होते हुए एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर मुझे बिल्कुल। सेलेक्ट किया था। तो उनके बीच में जगह बनाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना ज़रूरी था।
तो मैंने बिल्कुल। बाउंसर्स मारना शुरू किए, तो वो एक थोड़ा डर भी बैठ गया कि हेलमेट पे बॉल मारती है, तो थोड़ा लड़कियाँ डरती भी थी बैटिंग पे आने से, तो इस तरह से लेवल मेरे साथ लगा था। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, अली आप बताएँ? हाँ, मैं ये पूछना चाहता शायद जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। इंडिया की एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर है जुलन गोस्वामी, उसको ज्यादातर लोग बड़ा पसंद करते हैं। आपका भी यकीनन इंटरेक्शन शायद उनसे हुआ हो कि वो एशिया में, जब मुझे याद पड़ता है कि माहम तारिक का नाम आया था और जुल्लन का आया था कि ये दो ऐसे पेसर्स हैं जो वाकई में एशिया में डोमिनेट करते हैं। ये तो ये आपको था इस बारे में मालूमात? क्योंकि फिर जहारा बेगम बांग्लादेश की निकली, उनकी पेस भी काउंटिंग में आई कि यार ये भी तेज पेसर है। क्योंकि वहां से इंटरनेशनली तो बात करें, शबनम इस्माइल सबसे तेज निकली थी साउथ अफ्रीका की, जो बिल्कुल। रिटायर हो गई। लेकिन जुलियन गोस्वामी ज्यादा लोगों की आइडियल होती है, लोगों को बड़े पसंद भी है कि वो बाय नेचर भी इंडिया की जो प्लेयर रह चुकी हैं, बहुत अपना जिंदा दिल शख्स थी वो, और बहुत अच्छी बॉल करती थी और साथ साथ लोगों को गाइड करना भी करती थी। मुझे एक्चुअली अभी आप बता रहे हो तो मुझे पता चल रहा है कि उस टाइम झूलन गोस्वामी और मुझे एशिया का लाइक फास्टेस्ट बॉलर बोला जाता है, क्योंकि जब आप खेल रहे होते हैं, आप बैक टू बैक, आप एक उसी सिनेरियो में चल रहे होते हो, तो इतना पता नहीं चलता कि आपके बारे में कौन क्या बातें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, बाद में पता चलती हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही थी शुरू से कि मैं फास्टेस्ट बॉलर बनूँ, लाइक मेरा नाम जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट बॉलर्स चल रहे हैं उनमें आए, और मेरी अभी भी यही कोशिश है कि मैं जहाँ पे भी क्रिकेट खेलूँ, मैं अपना इम्पैक्ट एज़ अ फास्ट बॉलर ऐसा डालूँ कि अ, लोग ये बोलें कि ये फास्टेस्ट बॉलर है। तो मेरी अभी भी यही कोशिश है कि मैंने इससे इम्प्रूव करना है। मैम ज़बरदस्त। एक चीज बताइएगा, जैसे मेल फास्ट बॉलर्स होते हैं, जैसे आपने शॉन टेट की बात की, शोएब अख्तर की बात की, एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, एक खौफ होता है ओपोनेंट बैटर पे डालने के लिए कि भाई ये फास्ट पेसर आ रही है। जैसे आपने कहा मैं हेलमेट पे ही मारती थी और लड़कियां घबराती थी, तो क्या हमारे पाकिस्तानी जो फीमेल बॉलर्स है इनमें कोई एग्रेशन दिखाई देता है? ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठंडे ठंडी ठंडी नजर आती है, कि कोई गुस्सा तो दिखाएं कि खिलाड़ी गुस्से में आए और तैश में आके गलत शॉट खेले। तो ये आप लोग में क्यों इस बात की कमी है, या मैं गलत हूँ? नहीं, आई थिंक देखिए, हर बॉलर की अपनी नेचर होती है। अब दुनिया में इतने फास्ट बॉलर, सबकी अलग-अलग नेचर है। अब शोएब अख्तर की नेचर थी, वो स्लेजिंग भी करता था, वो बेसिकली टीज़ करके आउट करता था बैटर्स को। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं शुरू से ही अग्रेसिव, लाइक ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है हर प्लेयर की। तो जब मैं ऑन द फील्ड होती हूँ, ऑब्वियसली एक इतनी दूर से रन अप पे आप भाग के आओ और आपको कोई बैटर चौका मार दे, आपसे आउट ना हो, तो आपको टीज़ करना पड़ता है बैटर को, लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और हीट ऑफ द मोमेंट में वर्ड्स एक्सचेंज हो जाते हैं, सो देयर आर नो हार्ड फीलिंग्स। बट आई थिंक पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड होगा फास्ट बॉलर का, तो ही आप आउट करोगे। आपका एक इम्पैक्ट होना चाहिए बैटर पे, मतलब आपको बैटर इतना ईज़िली ना लेके, हाँ ठीक है ये कोई भी बॉलर है और मैं आसानी से उसे खेल लूँ। आपको ये चीज़ उसके दिमाग में अपना एक ऐसा इम्पैक्ट बनाना पड़ेगा कि वो आपको खेलते हुए बिल्कुल। सोचे कि मुझे बैक फुट पे भी कर सकती है बॉल, फ्रंट फुट पे भी कर सकती है, इसके पास बाउंसर्स भी हैं, इसके पास यॉर्कर्स भी हैं। तो आई थिंक एज़ अ पैकेज फास्ट बॉलर का जो मेन चीज़ होती है, वो सबसे पहले एटीट्यूड से स्टार्ट होती है। आपको इतना फ्रेंडली भी नहीं होना, आपको इतना स्वीट भी नहीं होना, क्योंकि फिर वो फास्ट बॉलिंग वाली चीज़ खत्म हो जाएगी। हुँ, बिल्कुल। जी लाइबा। अच्छा मैम जिस तरह से आपने फास्ट बॉलिंग बड़ी डिस्कस हो रही है, ऑब्वियसली फास्ट बॉलिंग है तो फास्ट बॉलर्स भी डिस्कस हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट फास्ट बॉलर कौन है? पहले फीमेल से स्टार्ट करते हैं, ग्लोबली भी आप बता सकती हैं और पाकिस्तान से भी पर्टिकुलरली। मैं जिसे लुक अप टू करती थी जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो मुझे पर्सनली ब्रंट इंग्लैंड की फास्ट बॉलर है, बहुत टाइम से खेल रही हैं, और उसकी काफ़ी अच्छी बॉलिंग है, टेस्ट क्रिकेट भी खेली है, वनडे भी, टी20 भी। और इंग्लैंड की जब सीरीज़ हुई थी तो उनके उसके अगेंस्ट खेला भी था, तो एज़ अ बॉलर मुझे उनका रिदम, उनका एक्शन, उनका एटीट्यूड, बेसिकली जो मैंने बात की, टिपिकल फास्ट बॉलर्स वाला एटीट्यूड उनका था। और इसके अलावा शबनम इस्माइल साउथ अफ्रीका की जो हैं, अ, ये लोग वो बॉलर्स हैं जो अभी तक वुमेन्स क्रिकेट में वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स हुँ, हैं। और जहाँ तक लड़कों की बात की जाए तो मुझे शोएब अख्तर और शॉन टेट, इन दोनों की मैं बॉलिंग शुरू से देखती थी, क्योंकि इनका मुझे जो एक पर्सनैलिटी होती है फास्ट बॉलर की, मुझे बहुत शुरू से अपील करती हुँ, थी। तो मेरी कोशिश थी कि मैं ऐसी ही बॉलिंग करूँ, ऐसे ही एटीट्यूड रखूँ। ज़बरदस्त। अच्छा हम एक फास्ट बॉलर होने के लिए, एक बेहतरीन पेसर होने के लिए आपकी डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका रोज़मर्रा पे
फूड इनटेक क्या है, आप अपने अंदर क्या ले रहे हैं, क्या किस तरह का आप जो है खाना खा रहे हैं। हारिस रऊफ ने अपने एक इंटरव्यू में डिस्कस किया था कि वो एक-एक दिन में 24-24 अंडे खाते थे। तो आपका क्या डाइट प्लान होता है? ज़ाहिर-सी बात है उस लेवल तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जिस तरह की कंपैरेटिव फील्ड है और पाकिस्तान को वैसे ही लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता है। आपकी क्या डाइट प्लान है? आप क्या फ़ॉलो करती हैं? देखिए एज़ सच कोई ऐसा स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं है, डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग किस तरह की कर रहे हो या आपने कितना वर्कलोड आपकी बॉडी ने 1 दिन में लिया है। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रोटीन इनटेक अपना अच्छा रखूँ, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखूँ और प्रोटीन शेक्स का यूज़ करूँ मैं। कभी जब लंबे स्पेल करवाने पड़ते हैं, सीज़न चल रहा होता है, तो उसमें डाइट का बहुत ख़्याल करना पड़ता है क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना होता है और आप अवॉइड करते हो कि आप फ़ास्ट फूड ना खाओ, आप जंक ना खाओ, आप कोल्ड ड्रिंक्स ना पियो, क्योंकि ऐसी चीज़ों के इनटेक आपको ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि आपको मैच के लिए वापस अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है बैक टू बैक। हुँ, अगर आप अपनी डाइट उस तरह से मैनेज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी ब्रेक कर जाएगी। तो कोशिश बिल्कुल। यही होती है कि हेल्दी चीज़ें खाऊँ, फिश हो गई, स्टेक्स हो गए, प्रोटीन हो गया, इस तरह की चीज़ें कोशिश होती है कि ज़्यादा बॉडी के अंदर जाएँ, ताकि हम हुँ, लोग बॉडी ब्रेक ना करें और परफ़ॉर्मेंस भी वैसी ही रहे, लाइक आप डिक्लाइन की तरफ ना हो हुँ, कि आपने एक मैच में आप 125 पे बॉल कर रहे हो, अगले मैच में आपका बॉल ही नहीं पहुँच रहा। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोई एक ऐसी चीज़ खाने के हवाले से अगर बात की जाए कि जिसकी बड़ी क्रेविंग होती है लेकिन डाइट प्लान को मद्देनज़र रखते हुए उसको इनटेक नहीं लिया जा सकता? मुझे जो क्रेविंग होती है ज़्यादातर फ़ास्ट फ़ूड की होती है हुँ, मिडनाइट में, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है उसको क्योंकि फिर उस एक मील की वज़ह से पूरा डाइट प्लान आपका ऊपर-नीचे हो जाता है क्योंकि आपको अपना कैलोरी काउंट रखना पड़ता है, कार्ब्स काउंट रखना बिल्कुल। पड़ता है, प्रोटीन इनटेक आपको काउंट रखना पड़ता है, तो फिर उस पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। चीट मील आप लोग मतलब मैं चीट मील लेती हूँ, हफ़्ते में 1 दफ़ा ले लिया या कभी 2 महीने में 1 दफ़ा ले लिया। तो इस चीज़ को थोड़ा स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना पड़ता है जब बिल्कुल, आप व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ टूर्नामेंट या मैचेस के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलें जी, एज़ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर शो खत्म होने पे आ रहा है। अली, आप कोई आखिरी सवाल से इख्तिताम करना चाहें शो का? ठीक है माहम, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि प्लेयर की लाइफ में इन आउट तो चलता रहता है टीम से, कभी बाहर होते हैं, कभी अंदर होते हैं। बिल्कुल। तो जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन बनती थी या बनी हुई है, तो कितना आप डिसहार्ट होती हैं या मज़ीद आपको मसलन हौसला मिलता है कि मेरा टाइम भी दोबारा आएगा, मैं दोबारा कमबैक करूँगी? और साथ-साथ थोड़ा तालीम के बता दें कि बहुत सी हमारे लड़कों में तो होता है कि ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन लड़कियों के लिए सुना गया कि वो तालीम पे ज़्यादा फ़ोकस करती हैं क्रिकेट के अलावा, तो अपनी एजुकेशन भी बता दिए। दोनों सवाल के जवाब दे दीजिएगा। एजुकेशन वाइज़ अभी मेरा बैचलर्स इन कम्युनिकेशन डिज़ाइन चल रहा है, इंशाल्लाह 1 एंड अ हाफ ईयर में मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरा आपने सवाल मुझसे क्या किया था? सॉरी। टीम से ड्रॉप आउट जब होता है तो कितना मसलन दिल टूटता है या कहीं पे कमी बेशी अपनी खामियाबी पता चलती है कि मैंने गलती की जिसकी वजह से एक प्लेयर होने के नाते मुझे टीम से बाहर किया गया। जैसा कुछ कभी रियलाइज़ तो करते होंगे सोते में, जागते में कभी भी? आई थिंक जब मेरा करियर का स्टार्ट हुआ था तो 2014 के बाद ही सेटबैक हो गया था, मुझे बैक इंजरी हो गई थी, सो आई वाज़ आउट फॉर ऑलमोस्ट 1 एंड अ हाफ ईयर। तो शुरू में मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती थी, लेकिन अब ऐसा कोई प्रोफ़ेशनलिज़्म में कोई ये वर्ड नहीं है कि आपका दिल टूट गया। अगर दिल टूटने पे बात आ जाए तो फिर कोई भी प्लेयर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा क्रिकेट में, क्योंकि इसमें बुरे दिन बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे दिन बहुत कम होते हैं। तो मेरा काफ़ी दफ़ा मैं टीम से ड्रॉप भी हुई हूँ, काफ़ी दफ़ा मैंने कमबैक भी किया है, अभी भी ऑन एंड ऑफ चीज़ें चलती हैं। बट मेंटली हुँ, इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को आई थिंक एक प्लेयर को कर लेना चाहिए जब उसने इतनी क्रिकेट खेल ली हो प्रोफ़ेशनली कि प्लेयर के हाथ में होता है अपनी सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस देना, अपना 100% देना। बाकी उसके बाद वो आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती। तो मैंने अपना माइंडसेट चेंज इस तरह से किया है कि आई ऑलवेज़ ट्राई टू गिव माई 100%। और मैं अब इन चीज़ों को कम सोचती हूँ कि मेरी सिलेक्शन हो जाए या मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। मेरा बस मेन टारगेट है कि मैं जितना भी टाइम खेलूँ, अपनी क्रिकेट खेलूँ, अच्छे लेवल पे खेलूँ, जहाँ मिल रही है उस अपॉर्च्युनिटी को मैं यूटिलाइज़ करूँ और बस पॉज़िटिव रहूँ मैं। ज़बरदस्त। आप बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिस तरह से आपने और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने एक्चुअली एक्सप्लेन किया कि इस प्रोफेशनलिज्म में स्पेशली जो क्रिकेट है उसमें ये कोई टर्म नहीं होता और बिल्कुल आई डू एग्री विद यू जिस तरह से
क्योंकि आसान नहीं होता इस तरह के सेटबैक से, इस तरह के डाउनफॉल से डील करना। लेकिन जिस तरह का ये एक चैंपियन माइंडसेट ही है एक तरह से। क्योंकि हम अपना शो एंड कर रहे हैं, कोई आखिरी मैसेज जो आप लड़कियों को देना चाहें? क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि लड़कियाँ जो हैं, ज़ाहिर-सी बात है सेंसिटिव तो होती हैं वो, तो नहीं सह पाती हैं वो। आप थोड़ा-सा एक मैसेज अगर उनको दे दें या उनको कहें कि जो भी। मेरा यही मैसेज है कि जो जितनी भी लड़कियों को शौक है क्रिकेट का, सिर्फ़ क्रिकेट का ही नहीं, किसी और स्पोर्ट का आई थिंक उन्हें प्रोफ़ेशनली उन चीज़ों को वो अपना एज़ अ करियर सेलेक्ट कर सकती हैं। जहाँ तक क्रिकेट की बात है स्पेसिफ़िकली तो आई थिंक बोर्ड हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल। लड़कियों को दे आर गिविंग वेरी हैंडसम सैलरीज़ और क्रिकेट काफ़ी बढ़ गई है। डिपार्टमेंट क्रिकेट भी इंशाल्लाह सुना है कि जल्दी वापस शुरू हो जाएगी। इसके अलावा टूर्नामेंट्स बढ़ गए हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ गई हैं, लीग लीग क्रिकेट काफ़ी होने लग गई है, ग्रासरूट लेवल पे काफ़ी काम हो रहा है। तो आई थिंक अब क्रिकेट को वुमेन्स क्रिकेट को स्पेशली एज़ अ करियर लड़कियाँ चूज़ कर सकती हैं क्योंकि ये एक लेबल लगा हुआ था कि नहीं ग्राउंडों में क्या सिर्फ़ भागते रहना है, टाइम वेस्ट करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी ये चीज़ अब नहीं है और एज़ अ प्रोफ़ेशन इसको बिल्कुल कैरी ऑन किया जा सकता है अगर आप वाक़ई में इफ यू आर पैशनेट अबाउट क्रिकेट। बिल्कुल, ज़बरदस्त। जिस तरह से आपने देखा कि माहम ने अपने चाहे वो उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जितने भी अप्स एंड डाउन थे वो एक्सप्लेन किए, उन्होंने अपना डाइट प्लान शेयर किया, उसके अलावा उन्होंने आखिर में ये भी बताया कि लड़कियां जो है वो क्रिकेट को अब एक सीरियस नोट पर आके जो है अपने करियर के तौर पे जो है वो ले सकती हैं और बड़ा अच्छा मैसेज दिया। इसी के साथ साथ हमारा जो है वो शो एंड होता है। थैंक यू सो मच माहम, आपने अपने इतने बिजी थैंक यू स्केड्यूल फॉर हैविंग मी। में थैंक यू सो थैंक यू। मच। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत ना हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड USA को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।